स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में अब हम कोशिश कर रहे हैं विभागवार और मंत्रालयवार आप तक जानकारी पहुंचाने की। और आज जो प्रश्न शामिल हमने किए हैं अपने प्रश्नकाल के संग में, वो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए आतारांकित प्रश्न हैं जो कि राज्यसभा के 250वें सत्र में पूछे जा रहे हैं। तो अब प्रश्नों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और जो पहला प्रश्न अरविंद जी वो है भारत में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को लेकर, और ये प्रश्न पूछा है सस्मित पात्रा जी ने। बताइए इसका उत्तर क्या मिला है। बिल्कुल प्रीति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जो पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की, होम मिनिस्ट्री की एक ऐसी स्कीम है जो कि उन राज्यों के जो अभी बहुत सारे मामलों में कमज़ोर रहे हैं पुलिस में, आधारभूत ढांचे की विकास से लेकर के, हथियार से लेकर के, उनको मजबूत करने का इस स्कीम ने काफ़ी काम किया है। और इसीलिए लगातार स्कीम पहले तो एक छोटी अवधि के लिए शुरू की गई थी, इसके बाद फिर से जारी है। जी किशन रेड्डी जी ने, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया है और पूछा कि ये पुलिस बलों का जो मॉडर्नाइजेशन है, ये आधुनिकीकरण है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। चूँकि संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए इनको सुसज्जित करने का या इनको जो कहिए तमाम साजो सामान से लैस करने का काम स्टेट्स का है। और ये भी कहा है कि जो नवीनतम हथियार हैं या प्रशिक्षण के उपकरण हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए जो है, और फॉरेंसिक उपकरण, इस सब को खरीद करने में, इनको मॉडर्नाइज करने में भारत सरकार लगातार मदद करती है। और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो पिछले 3 सालों का इन्होंने आंकड़ा दिया कि कितना आवंटन किया गया और वास्तव में कितना व्यय हुआ। 2016-17 में 595 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 594.02 करोड़ रुपए जो है ये इस पर खर्च हो चुके हैं। 2017-18 में ये काफ़ी बढ़ गया है और लेकिन इसका व्यय कम हुआ है। और 2018-19 की बात करेंगे तो ये जो है इसमें भी इसका व्यय जो है जाकर के लगभग बराबर हो गया है। तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आंकड़े, उससे ये है कि एक हैंडसम अमाउंट जो है, मतलब करीब 768 करोड़ रुपए व्यय जो है 18-19 में हुआ है ये सारी। और इसके अलावा तमाम कमेटीज ऐसी है जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सिफारिशें की हैं, उसके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए जो ये इस साल के एक उप स्कीम के तहत जो कुल वार्षिक आवंटन है उसका 20% उन राज्यों को स्वीकृत किया जाएगा जिन्होंने इस इलाके में अनुकरणीय काम किया है। यानी पुलिस मॉडर्नाइजेशन में जो राज्य अग्रणी हैं उनको कुछ ज़्यादा धन मिलेगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत ऐतिहासिक मदद की है। अब एक और सवाल है प्रीति, ये जो सवाल मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक सवाल भी है, क्योंकि सवाल तो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन इसी सवाल से दिल्ली को भी पूछ लिया है कि क्या जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। उसमें विधानसभा की भी बात है, दिल्ली विधानसभा की बात भी है। तो क्या जवाब है इसमें प्रीति? और ये सवाल जो है सुशील गुप्ता जी का है। जी देखिए, जो सुशील गुप्ता जी का सवाल है वो हम बता दें, वो ये पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री बताएं कि क्या सरकार जम्मू और कश्मीर को शीघ्र यानी जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस देने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? फिर उन्होंने पूछा है अगर सरकार का दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में क्या विचार है। तो जो सवाल उन्होंने पूछा है जी, और जवाब भी उतना ही डिप्लोमेटिक है। जवाब जो दिया गया गृह मंत्रालय में, राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका जवाब दिया और उन्होंने जो स्थिति है उसी को अपने जवाब के जरिए सामने रखा है। कोई भविष्य को लेकर कयास नहीं है, कुछ नहीं है, जो स्थिति है वो बता दी गई है यहाँ। तो उन्होंने बताया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो 9/8/2019 को नोटिफाई किया गया था, अधिसूचित किया गया था, उसके अनुसार पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन विधानसभा के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और बिना विधानसभा के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में किया गया है। दिल्ली के बारे में भी उन्होंने जो स्थिति है वो सामने रख दी है उत्तर के जरिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 जो 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ था, उसके अनुसार दिल्ली विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र है। तो जो स्थिति है वो जानकारी यहाँ मंत्रालय हुआ जवाब बिल्कुल वही यहाँ मंत्रालय ने सामने रख दी है। आइए अब इस उत्तर के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये है प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए दिशा निर्देश। ये जानकारी मांगी है विप्लव ठाकुर जी ने। बताइए इसमें क्या जानकारी निकल कर? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और प्रीति ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ जो पूरा
सहायता की जो स्कीम थी पहले ये कृषि मंत्रालय के तहत थी, बाद में इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को हैंडओवर किया गया और ख़ास तौर पर अगर आप देख रहे होंगे तो एनडीआरएफ बना और बहुत सारे राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का एक बड़ा सॉलिड तंत्र भी बना है। धीरे धीरे करके हम लोग इसकी तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो बीच में जब सूखा, बहुत ज़्यादा गंभीर सूखा पड़ा 2014-15 में, तो सरकार ने इस मामले में जो प्राकृतिक आपदाओं से राहत का जो तंत्र था उसको थोड़ा सा और शिथिल किया है और कई चीज़ों को शामिल किया गया जो पहले प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर वो नहीं गिने जाते थे। और किसान हों या और बाकी लोग हों, जब वो परेशान होते थे तो उनको कोई राहत और सहायता नहीं मिलती थी। तो सरकार ने जो जवाब दिया है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने, उन्होंने ये कहा है कि 30 जुलाई 2015 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो SDRF है, यानी राज्य आपदा मोचन कोष इसको बोलते हैं हिंदी में, और NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के गठन और प्रशासन से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई थी। उसके दिशा निर्देश में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग लगना, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीतलहर को भी प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल किया गया। अगर आप ये देखेंगे तो इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्राकृतिक आपदा के रूप में, ये थे तो ज़रूर प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन इनको क्लासीफाई नहीं किया गया था। सरकार में तो अगर कोई चीज़ कागज़ पर नहीं है तो वो नहीं चलता, नहीं माना जाता। तो इन गाइडलाइंस के तहत राज्यों के स्थानीय संदर्भ में आपदा माना जाता है अगर इन गाइडलाइन के तहत, और इसी के लिए जो है 10% तक की राशि का उपयोग राज्य सरकारें कर सकती हैं अपना जो SDRF है उसके तहत, और उसी के हिसाब से जो है ये घोषित कर सकती हैं कि ये आपदा है या नहीं है। और इसके अलावा जो इस सवाल में जो आगे आकर के प्रीति जवाब दिया गया है वो ये कहा गया है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पर भी राज्य आपदा मोचन कोष के गठन और प्रशासन से संबंधित एक पूरी वेबसाइट पर भी बाकी विवरण उपलब्ध है। ये है www.ndmindia.nic.in। तो आप इस पर भी देख करके बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड है, विवरण को जानना चाहता है तो ले सकता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी बड़ा सधा हुआ सवाल है मैं देख रहा हूँ प्रीति, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के सवाल बहुत टू द पॉइंट और बहुत सधे हुए होते हैं, और क्योंकि वो लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़ी एजेंसियां इसके जवाब तैयार करती हैं तो वो दिखता है। पूछा है कि 2021 की जो डिजिटल जनगणना क्या होनी है, सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा और AK सेल्वराज जी का सवाल है, क्या जवाब है इसका? हाँ, क्योंकि अब तक हम अरविंद जी देखता है कि कागज़ कलम लेकर पूरी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं, जमा की जाती हैं। तो अब क्योंकि समय भी बदल रहा है और हाईटेक बन रहा है, होती है, बहुत लंबी भी होती है, हाईटेक बन रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने सवाल का जवाब जानना चाहा होगा। ये सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा और AK सेल्वराज जी ने पूछा है कि क्या ये सच है कि 2021 की जनगणना का कार्य डिजिटली किया जाएगा, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। साथ ही पूछा है कि ये भी सच है कि सरकार भविष्य में सभी सुविधाओं के लिए एक कार्ड लाने पर विचार कर रही है, तो इसका भी ब्यौरा बताइए। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि जनगणना 2021 के दौरान आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मिश्रित माध्यम प्रक्रिया, यानी ना पूरी तरह डिजिटल होगी ना पूरी तरह ये कागजों से होगी, ये मिक्स्ड मोड अप्रोच रहेगा। मिश्रित माध्यम प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। जो प्रगणक हैं, यानी कह सकते हैं इन्यूमरेटर्स, जो ये इकट्ठा करेंगे, अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, या वो आंकड़े एकत्रित करने के लिए कागजी अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं, यानी मिक्स्ड मोड अप्रोच रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो इन्यूमरेटर्स यानी प्रगणक हैं, आंकड़े एकत्रित करने और उन्हें जमा करने के लिए सिर्फ कागजी अनुसूची का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने आगे जानकारी दी है कि अभी हाल में वर्तमान में सभी उपयोगिताओं के लिए, यानी सभी सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है सरकार के पास। तो ये यहाँ पर उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न अब जो आ रहा है, अगला प्रश्न हमारा है यूरोपीय सांसदों का जम्मू कश्मीर दौरा। बताइए, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। बिल्कुल, आप देखिए सुर्खियां बना जब वो सांसद गए और बहुत सारे सवाल उठे। हमारे यहाँ जितने भी अखबार थे आपने देखा होगा उस दिन पूरा हेडलाइन में था।
लेकिन ये सरकार से सीधे चूँकि सांसद ने सवाल पूछा है और वो बिंदुवार पूछा है कि जो मौजूदा हालात हैं कश्मीर के उसका जायज़ा लेने के लिए जो यूरोपीय सांसद गए थे, क्या उनको वहाँ के नागरिकों से मिलने की अनुमति दी गई थी कि नहीं दी गई थी, और ये क्या दौरा एक NGO ने आयोजित किया था, और अगर क्या इसके पहले जो है गए भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को वहाँ के नागरिकों से मिलने से रोकने का क्या औचित्य था। मतलब सवाल तो यूरोपीय सांसदों से पूछा गया है, लेकिन इसका कैनवास बड़ा है। और फिर ये भी पूछा है कि जो वर्तमान हालात में इनको भेजने का क्या औचित्य था। चौधरी सुखराम सिंह यादव ने ये सवाल पूछा, जवाब दिया है जी किशन रेड्डी जी ने। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने सूचित किया है कि, मतलब ये जो सवाल है उनके बिहाफ पर है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन अलाइन स्टडीज़, दिल्ली का जो एक थिंक टैंक है, उसके आमंत्रण पर जो यूरोपीय MPs हैं, यूरोपीय सांसद हैं, यूरोपीय संसद है जो, उसके 27 सदस्यों वाले एक समूह ने, जिसमें रूलिंग पार्टी के भी लोग हैं, अपोजिशन के भी लोग हैं, उनके अलावा विभिन्न पार्टियों से जो संबंधित हैं सांसद, उन्होंने 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2019 तक जो दौरा किया था वो निजी हैसियत से दौरा था, निजी हैसियत से दौरा किया था, ये बताया इन्होंने। और ये दिया कि सुरक्षा सरोकारों की वजह से सांसदों का जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है उसे कश्मीर घाटी का दौरा करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। सरकार का ये कहना है कि कुछ ऐसे सुरक्षा के कारण थे, सरोकार थे, जिसके नाते जो भारतीय सांसद हैं उनको नहीं दिया गया था। और ये कहा गया कि जो यूरोपीय संसद के जो सदस्य हैं उनकी सुविधा के लिए बैठकें की गई थी, जैसा कि पहले भी विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सांसदों के आगमन पर किया जाता है। इसके अलावा जो यूरोपीय संसद के सदस्य हैं उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की थी कि वो कश्मीर का दौरा करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि कश्मीर का दौरा करे और समझ सके कि आतंकवाद किस तरह से भारत को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही साथ जो है विश्व स्तर पर वो जो कश्मीर की एक स्थिति है मौजूदा उसको भी बता सके और भारत की चुनौतियों को भी बता सके। तो कुल मिलाकर के ये है, और हमको लगता है प्रीति कि इसी प्रश्न के साथ हमारा प्रश्नकाल समाप्त भी हो रहा है। तो आज हमने गृह मंत्रालय से जुड़े जो सवाल पूछे गए हैं उनको शामिल किया है अपने अंक में। अगले अंक में फिर और कुछ और रोचक और अहम प्रश्न जो कि जनता से जुड़े होंगे उनको हम लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।